हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हमारी बॉडी पर एक्शंस एंड जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो नेचुरली होंगे या सिंथेटिक होंगे, उनको हम कौन से कंडीशंस, कौन से क्लिनिकल कंडीशंस में हम उन्हें यूज करते हैं, वो सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में जितनी भी हम एक्शंस एंड यूजेस को डिस्कस करेंगे, इनका रेफरेंस मैंने हमारी फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक के.डी. त्रिपाठी से लिया है। देखिए, जब हम यूजेस को डिस्कस करेंगे तो हम कुछ बीमारियों के नाम डिस्कस करेंगे जिनमें हम वो पर्टिकुलर ड्रग को यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वही ड्रग यूज होता है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। एक वैरायटी ऑफ ड्रग्स होते हैं, उनमें से एक ड्रग को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होगा। एंड ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस पे इन हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है हमारा। जब हम ऑन प्रैक्टिस होते हैं, पेशेंट कोमोर्बिडिटीज, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के जेनेटिक कुछ एबनॉर्मलिटीज वगैरह के कारण हम हमेशा कुछ वेरिएशन करते हैं उसके ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर ये कोई मैं कंप्लीट क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, बट हाँ, इस वीडियो को बनाने का एक मेजर एम ये भी है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है हम उसे करेक्ट वे में समझें, उसे राइट वे में इंटरप्रेट कर पाएं, ताकि जब हम क्लिनिक्स में जाते हैं हम हमारा जो नॉलेज है उसे करेक्ट वे में अप्लाई कर सकें। सो लेट्स गेट टू द एक्शंस एंड यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट स्टडी करते हैं, उसकी एक्शंस पढ़ते हैं बॉडी पर, तो उन सभी एक्शंस को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम उसे हेड टू टो जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उस ऑर्डर या उस सीक्वेंस में उसे याद रखें। तो सबसे टॉप पर हमारा सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन। तो आइए देखते हैं ब्रेन पर क्या एक्शन होती है। तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, वो क्या करता है, इट इंड्यूसेस फीवर। ठीक है ना। अब यानी कि पायरेटिक होता है बेसिकली, आप या तो ये भी क्या याद रखते हैं कि ये पायरेटिक हुआ टेक्निकल टर्म में। अब ये कैसे इंड्यूस होता है ये देखते हैं। होता क्या, हमारी बॉडी में जब पायरोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पायरोजेंस यानी जब कोई साइटोकाइंस रिलीज होते हैं किसी बैक्टीरिया, किसी इंफ्लामेटरी कंडीशन के कारण, तो ये पायरोजेंस क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जाके काम करता है हमारे हाइपोथैलेमस पर। ठीक है। और हमें पता है कि हमारा हाइपोथैलेमस क्या है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का वो थर्मोस्टेट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, इस थर्मोस्टेट को रीसेट कर देता है, और इसको रीसेट करने के कारण क्या होता है, फीवर इंड्यूस होता है। अब क्योंकि ये फीवर जो है ये हमारे पायरोजेंस के कारण इंड्यूस हुआ है, वी कैन कॉल इट एज पायरोजन इंड्यूस्ड, पायरोजन इंड्यूस्ड, I'll write it once again, pyrogen induced फीवर। ऑलराइट। तो अब आफ्टर सीएनएस हमारा नेक्स्ट सिस्टम, अगर हम थोड़े और लोअर डाउन आए बॉडी में, तो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास तीन मेजर चीजें होती हैं। एक मेजर चीज जो होती है हार्ट होता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड नेक्स्ट होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहाँ पर मेजरली हम डिस्कशन करेंगे प्लेटलेट्स का। ऑलराइट। अब देखिए, हार्ट पर तो मेजरली कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। जब बात आती है ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स के केस में क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं वैसोडाइलेशन। क्या करवाते हैं ये, वैसोडाइलेशन। एंड जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, ये करवाता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो ये क्या कराएगा, ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा, और ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। ऑलराइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्शन हमें ऑब्जर्व करनी होती है वो होती है ऑन प्लेटलेट्स। तो हमें पता है प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन होता है, या तो वो स्टिमुलेट होगा या तो वो इनहिबिट होगा। तो देखिए, प्लेटलेट का एग्रीगेशन ए से स्टार्ट होता है, तो आप याद रखेंगे उसका स्टिमुलेशन भी ए वाले प्रोस्टाग्लैंडिन से होगा। तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन जो होता है वो स्टिमुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। एंड इनहिबिट, आप देख सकते हैं इनहिबिट में आई स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसमें आएंगे हमारे PgI2। ठीक है, तो PgI2 क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। अब आप पूछोगे अथर्व,
PGE2 का क्या काम है? तो जो PGE2 होता है उसका काम हमेशा डोज डिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसकी डोज डिपेंडेंट एक्शन होती है। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पर हमें एक क्लिनिकल यूज पढ़ना है। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन होता है हमारी फीटल लाइफ में, बिकॉज ये क्या करता है, जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसको क्या करता है, पेटेंट रखता है, हमेशा क्या रखता है, पेटेंट रखता है। ओके, तो ये फीटल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बर्थ होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन कम हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नियोनेट होता है, ठीक है, अगर कोई नियोनेट होता है और वो नियोनेट का बर्थ होता है विथ सम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है, अगर उसका बर्थ होता है विथ सम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, तो उस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की जब हम करेक्टिव सर्जरी करते हैं, क्या करते हैं, जब हम उस हार्ट डिफेक्ट की करेक्टिव सर्जरी करते हैं, तब हमें ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, पेटेंट लगता है। इसकी पेटेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग होगा, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, हमारे डक्ट को पेटेंट रखेगा। तो वो कौन सा है हमारा ड्रग, वो ड्रग है एल प्रोस्टाडिल, एल प्रोस्टाडिल, ठीक है, ओके। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्स में, वो है विथ रिस्पेक्ट टू पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस। अब देखिए समझते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में होता क्या है, जैसे रेनॉल्ड्स डिजीज, जब ठंड का टाइम होता है ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स क्या कर जाती है, कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो नॉर्मल ह्यूमंस में एक लिमिटेड कंस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस होती है उनमें सीवियर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। और उस सीवियर वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो पेरिफेरल टिप्स होती है, बेसिकली जो हमारे लिम्स की टिप्स होती है, वहां पर क्या होता है, ब्लड बहुत कम जाता है ड्यू टू दैट वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो क्या होता है, इस्कीमिक कंडीशन होती है, एंड उस इस्कीमिया के कारण क्या होता है, नेक्रोसिस हो सकता है। तो इन कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या E2 एनालॉग्स एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि क्या हो, वैसोडाइलेशन हो। तो जो इस्कीमिया हो रहा था, जो इस्कीमिया हो रहा था वो ना हो, तो उससे क्या होगा, जो नेक्रोसिस हो रहा था वो भी नहीं होगा, एंड हमारे पेशेंट्स को एक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो दो यूजेस पढ़े, एक हमने यहाँ पे पढ़ा एल प्रोस्टाडिल का फॉर neonates with congenital heart defects, and we studied another use of prostaglandins in peripheral vascular diseases such as Raynaud's disease. अब जो नेक्स्ट सिस्टम हमें देखना है आफ्टर CVS, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जो उसके बिल्कुल बगल में होता है, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा मेजर फोकस होगा ऑन द ब्रोंकस, ठीक है। अब ब्रोंकस के ऊपर क्या एक्शंस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, आइए वो देखते हैं। अब हमारे पास चार प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हम मेजरली बात करेंगे, D2, E2, F2 अल्फा एंड I2। अब इन चारों प्रोस्टाग्लैंडिन से अलग अलग एक्शन आती है, ठीक है, देखते हैं। तो ब्रोंकस का जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो करवाता है D2 एंड F2, एंड जो E2 एंड I2 होते हैं वो क्या करवाते हैं, डायलेशन। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे D2 एंड F2 अल्फा, और ब्रोंको डायलेशन करवाता है E2 एंड I2। अब एक इजी मेमोरी हैक भी बता देता हूं आपको इस चीज को याद रखने के लिए। आप याद रख सकते हैं डी के नीचे कभी भी डी नहीं आएगा, तो क्योंकि D2 है तो उसके नीचे कभी डी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको सी लिखना है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट पैटर्न में सी डी लिखना है। तो आपको इजीली याद रहेगा कि कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन से कौन सी एक्शन एग्जिबिट होती है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको थोड़ी सी अलग से याद रखनी पड़ेगी होगी, वो है यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाता है, वो भी कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। आप याद रख सकते हो आपके रूम्स के एसी से। तो एसी एक बहुत सिंपल सा मेमोरी हैक है, मेमोरी ट्रिक है, जिससे आप याद रख सकते हैं कि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाएगा, आपके लिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोंकस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि E2 एंड I2 क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज को भी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज जो होता है उसको भी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, बिकॉज हमें पता है देखिए हिस्टामिन क्या करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा।
तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, ये अपनी एक्शन को इन्हें एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, हिस्टामिन को भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनकी एक्शन काफी क्या हो, काफी प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, इसका कोई क्लिनिकली हम यूज नहीं देखते हैं। अब अगर हम थोड़े डायफ्राम से नीचे जाए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारे लिए हमारा जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। और यहाँ पर आप जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन की कोई एक्शन आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसपे प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट आता है। आपको तीन मेजर पॉइंट सबसे पहले लिखने हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे दैट दे आर एंटी अल्सर। ठीक है, एंटी अल्सरोजेनिक इफेक्ट होता है इनका। ठीक है, एंटी अल्सरोजेनिक इफेक्ट होता है। और ये इफेक्ट वो कैसे इन्हें एग्जिबिट करते हैं, तीन मेथड से या तीन मैकेनिज्म से। एक, पहला क्या करते हैं, वो HCl का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एसिड फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देते हैं। दूसरा, वो क्या कर देते हैं, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है उसे इंक्रीज कर देंगे। एंड थर्ड इफेक्ट जो है कि जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो एक तरीके से हमारे लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये हमारे पास एक क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स अल्सर्स, ताकि हम अल्सर्स क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास यूज होता है या जो सेकंड एक्शन हम इन्हें एग्जिबिट करते हैं, वो होती है कि थोड़ा और नीचे जाएं जीआईटी से आफ्टर स्टमक तो हम आ जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन्स पर। ठीक है, और इंटेस्टाइन में क्या करवा देगा, इंटेस्टाइन में एक मेजर बात यहाँ पे ऑब्जर्व होती है कि ये क्या करेगा, जो वाटर एंड म्यूकस है उसके सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। म्यूकस एंड वाटर के सिक्रीशंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एंड थर्ड इफेक्ट जो होता है वो होता है इसका प्रोपल्सिव। ठीक है, तो थर्ड एक्शन क्या होती है, प्रोपल्सिव एक्शन, यानी क्या करेगा, आगे पुश करेगा हमारे फूड को। तो अब ये जो हमारी ये जो दोनों एक्शंस थी, इन एक्शंस के कारण एक मेजर दिक्कत हमारी बॉडी में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होते हैं वाटरी डायरिया। देखिए, प्रोपल्शन करवाएगा, फूड को आगे पुश करेगा तो वेस्ट मटेरियल भी आगे पुश होगा, जिस वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, राइट, डायरिया होगा। एंड क्योंकि हमने वाटर एंड म्यूकस के सिक्रीशंस को बढ़ा दिया तो इसका वजह से हम क्या कहते हैं, वी ऑब्जर्व अ फिनोमेना कॉल्ड एज वाटरी डायरिया, जो एक मेजर साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज यहाँ पर देखते हैं, एक यूज है यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका उस ड्रग का नाम है मीजोप्रोस्टॉल। क्या नाम है, मीजोप्रोस्टॉल, जो एक मेजरली यूज ड्रग तो नहीं होता है टू प्रिवेंट अल्सर्स, बट ये हम जनरली जिस पेशेंट को देते हैं जिसे अल्सर्स होते हैं, ताकि हम मीसोप्रोस्टोल से एंटी अल्सरजेनिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करें और हम हमारे अल्सर को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जीआईटी से जस्ट थोड़ा पीछे एट द लेवल ऑफ एब्डोमेन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है रीनल सिस्टम, जो कि किडनीज के बेसिस पे हम यहाँ पे मेजरली इफेक्ट बात करेंगे। तो होता क्या है, जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी डाईयूरेटिक एक्शन होती है। ठीक है, यानी क्या करवाएंगे, डाईयूरेसिस करवाएंगे। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ, तो होता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I2 क्या करवा देते हैं, रीनल वैसोडाइलेशन, नॉर्मली भी ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन करवा रहे थे, साथ ही साथ वो क्या कर जाते हैं, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसे भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जिस वजह से क्या होता है, जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हुआ, वाटर होगा, उन सब का क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी, उनका जो एक्सक्रीशन है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और उनके एक्सक्रीशन को, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन को हम कहते हैं डायूरेसिस। तो इस तरह से क्या होगा, डायूरेटिक एक्शन दिखेगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने क्या करवाया, इनका एक्सक्रीशन बढ़ा दिया, तो डायूरेटिक एक्शन एग्जिबिट हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो होता है यानी कि थ्रोम्बोक्सिन A2। अब अगर ऑफ कोर्स आपने, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। तो इसने वैसोडाइलेशन करवाया, तो ये क्या करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो रीनल वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, कोई क्लिनिकल यूज हम मेजरली यहाँ पर देखते नहीं हैं। तो अब जब हम एब्डोमेन से थोड़ा और नीचे जाते हैं, नेक्स्ट हमारा एरिया होता है पेल्विस, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इस सिस्टम में भी हम मेजरली हमारा फोकस रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस एग्जिबिट होती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं F2 अल्फा होता है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस एग्जिबिट करता है। पहला, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्शन इज सर्विक्स सॉफ्टनिंग, ठीक है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन इज डिस्मेनोरिया, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्शंस बहुत प्रोमिनेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं। अगेन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के रिस्पेक्ट में, प्रेग्नेंट कंडीशन हो, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन हो। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में हमें पता है जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व करेंगे डिस्मेनोरिया। एंड अगर प्रेग्नेंट कंडीशन है तो वो लेबर में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन के जो इफेक्ट हैं इसका हम क्लिनिकली बहुत यूज करते हैं with respect to labor, abortions and hemorrhages, postpartum hemorrhage। सबसे पहले देखते हैं with respect to abortion, ठीक है। तो जब हम abortion की बात करते हैं तो if we are doing an abortion during the first trimester, यानी कि first 3 months में अगर हम abortion कर रहे हैं तो one of the most widely या most accepted procedure जो हम करते हैं वो होती है ट्रांस सर्वाइकल, ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल सक्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस प्रोसीजर के इसमें नाम आ रहा है सर्वाइकल, यानी सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर से 3 घंटे पहले, ठीक है, 3 hours प्रायर टू दिस प्रोसीजर, हम उस पेशेंट को देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एनालॉग इंट्रावाजाइनली, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का हम क्या करेंगे, एनालॉग देंगे इंट्रावाजाइनली। तो उससे क्या होगा, जब हम ये E2 का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंट्रावाजाइनली, उससे क्या हो जाएगा, हमारा सर्विक्स क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट सर्विक्स क्या करेगा, डायलेट करते वक्त जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और इस डिक्रीज रेजिस्टेंस के कारण जो डैमेज होता है, ठीक है, अगर सपोज टाइट रहेगा तो क्या होगा, ट्रॉमेटिक कंडीशन रहेगी ना, तो मिनिमल ट्रॉमा होता है। हम क्या देखते हैं, वी सी वेरी मिनिमल ट्रॉमा इन दिस कंडीशन, मिनिमल ट्रॉमा टू द सर्विक्स, ओके। तो ये तो हमने बात करी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। व्हाट इफ अगर यही अबॉर्शन हमें आफ्टर 7 वीक्स करना हो, आफ्टर हमें सॉरी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी आपने उसमें किया है 7 वीक्स के ड्यूरेशन में, अगर आपने उसे आफ्टर 12 वीक्स यानी ड्यूरिंग सेकेंड टर्म, ठीक है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट मिड टर्म। तो ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर या जब हम उसे कहते हैं मिड टर्म, अगर हम अबॉर्शन कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं मीजोप्रोस्टॉल, ठीक है, जो अगेन एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है। इसका कितना डोसेज करते हैं, 400 माइक्रोग्राम सिंगल डोज देते हैं हम उसे, सिंगल डोज मीजोप्रोस्टॉल एडमिनिस्टर करते हैं। और इस वजह से क्या होगा, इस मीजोप्रोस्टॉल के कारण क्या होता है, ये मीजोप्रोस्टॉल क्या करेगा, E2 है, हम एक्सप्लॉइट करेंगे इस एक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाली को। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोवोक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोवोक्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करवाएंगे, अबॉर्शन करवाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कई बार हम क्या करते हैं, इस मीजोप्रोस्टोल से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं मिफिप्रिस्टोन, ठीक है। मिफिप्रिस्टोन क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टिन होता है, ठीक है। तो समटाइम्स हम इस प्रोसीजर से 2 दिन पहले हम पेशेंट को मिफिप्रिस्टोन का डोज लेने मतलब कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। एंड देन व्हेन ही कम्स ऑन द डे we give him misoprostol, and after some time we will see the expulsion of fetus, okay, without any major difficulty for the woman। And next हम इसका यूज देखते हैं। अब प्री टर्म हो गया, यानी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख लिया, मिड टर्म देख लिया, यानी आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में देख लिया। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आके हम अबॉर्शन तो नहीं करेंगे, मोस्टली हम लेबर करवाएंगे। तो लेबर को इंड्यूस करना
या हम इसको परफेक्टली लिखेंगे एज ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इज द नेक्स्ट यूज वी आर डूइंग। ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। अब यहाँ पर हमें पता है जो लेबर इंड्यूस होता है वुमेन्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है एंड सिमिलर वर्क होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी। तो प्राइमी ग्रेविडा हो या पैरा हो, उन कंडीशंस में ये ऑगमेंट करेगा। बट एक क्लिनिकली यूज जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई फीमेल है जिसका रीनल फेलियर है, हु इज अंडर रीनल फेलियर, तो उनमें हम बहुत स्पेसिफिकली यूज करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, जो फ्लूइड रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन उससे होने नहीं देंगे। ऑक्सीटोसिन का यूज किया तो वो क्या करवाएंगे, फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए विथ फीमेल्स having renal failure we will use prostaglandins to avoid that fluid retention। and females की इतनी बात हो गई है। एक यूज जो मेल्स में हम यूज करते हैं वो होता है फॉर इरेक्शन। तो जो मेल्स में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब व्हेन वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू मेल्स, तो मेल्स में क्या होता है, वी कॉल दिस प्रोसेस एज इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इम्पोर्टेंस, यानी क्या करवाना, फिनाइल इरेक्शन करवाना। तो जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं तो वो 1 से 2 घंटे तक इरेक्शन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर देते हैं। एंड जो ड्रग हम यूज करते हैं इस कंडीशन में वो होता है एल प्रोस्टाडिल। ठीक है, एल प्रोस्टाडिल हम यहाँ पर यूज करते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, इस रीनल फेलियर वाले कंडीशन में हम जो ड्रग यूज करते हैं वो होता है कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, कार्बोप्रोस्ट यूज करते हैं, ये एक सिंथेटिक एनालॉग है। ठीक है, इट इज अ सिंथेटिक एनालॉग। तो इम्पोर्टेंस के लिए एल प्रोस्टाडिल देंगे। ये हम कौन से पेशेंट्स में देंगे, पेशेंट्स विद हैविंग इरेक्टाइल dysfunction। ठीक है, इन पेशेंट्स हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन वी माइट गिव देम एल प्रोस्टाडिल। हालांकि दूसरे काफी सारे ड्रग्स हैं जो हम क्लिनिकली यूज करते हैं, बट दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फंक्शन दैट वी यूज। तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सभी सिस्टम पर एक्शंस एंड उसके यूजेस हमने देख ली हैं। दो इंपॉर्टेंट एक्शंस हमें देखना और अभी बाकी है। एक पर्टिकुलर एक्शन है पेरिफेरल नर्व्स का। तो क्या होता है, जो हमारी एफरेंट पेन फाइबर्स होती हैं, एफरेंट पेन फाइबर्स जो होती हैं, उन्हें क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्या करते हैं, सेंसिटिव करवा देते हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है, सेंसेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, हल्के से भी टच पे ये ट्रिगर हो जाती हैं, पेन फाइबर्स ट्रिगर हो जाते हैं। एंड इससे हम कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ वो टेंडरनेस बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। ये हम इन्फ्लामेशन में भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई इन्फ्लामेशन होता है किसी पार्ट में, वहाँ की पेन, वहाँ पर काफी सारे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, पेन एफरेंट्स का सेंसेशन बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो हमें मेटाबॉलिज्म पर देखनी है। तो इनकी कैसी होती है, लाइटिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद इंसुलिन लाइक एक्टिविटी हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि क्या ये ग्लूकोज का अपटेक करवाएगा और जो कैल्शियम है उसे क्या करवाएगा, मोबिलाइज कर देगा। ठीक है, तो आई होप हमने जितने भी सिस्टम्स पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन एंड यूजेस पढ़े, आपको वो सभी एक्शंस एंड यूजेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। कोई भी आपको अब दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को बुक में से पढ़ना हो तो आई इसी के साथ हम इस वीडियो को अब हम एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे, आपके कोई सजेशन हो किसी टॉपिक को लेकर, इस वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगी उसे जरूर कमेंट करिएगा नीचे। एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अब बहुत आसान हो जाए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।